A very good evening. Welcome to the session. So today I'll be talking about the atmosphere. In the previous lecture as well, we were discussing the atmosphere only. So we will continue with that only. चलिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स एटमॉस्फेयर की उनकी बात की थी, है ना। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, तो चीजें हमने डिस्कस की थी, यहाँ तक मुझे पता है ना। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ इश्यूज थे लाइक ह्यूमिडिटी हम बात कर रहे थे, तो उसकी बात करते हैं। ह्यूमिडिटी, हमें पता है व्हाट इज ह्यूमिडिटी। और ये थोड़ा सा मैंने देखा था, शायद उसी को मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो गए हुए होंगे तो यहाँ पे वो दोबारा से हो जाएंगे। ह्यूमिडिटी होता क्या है? एवरीबॉडी नोज कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, हम उसको क्या कहते हैं कि इट इज ह्यूमिडिटी, है ना। सो इफ द एनवायरनमेंट इज ह्यूमिड, अगर यहाँ पे वाटर वेपर है तो हम उसको ह्यूमिडिटी बोलेंगे। सिंपल। जैसे अभी गर्मी होती है आजकल, और मॉनसून में गर्मी कुछ ज्यादा लगती है। टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है बट गर्मी ज्यादा लगती है। फॉर एग्जांपल अब 2 मंथ ले लीजिए। एक जून है और एक अभी जो चल रहा है अगस्त ले लीजिए। जो जून है या मई ले लीजिए, ये दोनों कैसे होते हैं? लाइक नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, यहाँ पे मॉनसून नहीं आया होता है मई और जून में। यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका अगर 41 डिग्री भी है, आपको स्वेटिंग होगी और आप फैन के नीचे बैठ जाइए तो क्या होगा? विल फील रिलीव्ड, रिलैक्स्ड, आपको लगेगा कि यस, कूल डाउन, ठंडा हो गया है ना। बट अगस्त में वही कूलर, वही फैन, उससे हमें जो आ, हवा आएगी वो कूल नहीं होगी, ठंडी नहीं होगी। रीजन क्या है? जबकि यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, 31, 32, 35 इतना रहता है। जबकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, अगस्त में कम है, स्टिल गर्मी ज्यादा है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर्स हैं। वाटर वेपर है तो इसका मतलब क्या है? पानी है। और हमने एक चीज देखी थी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में, कि कंपोजिशन में क्या है? वाटर वेपर से पानी में, एटमॉस्फेयर में, सॉरी। अब उससे वजह से होता क्या है? इनकी एक प्रॉपर्टीज होती है, ये हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब जितने वाटर वेपर ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर में, उतना एटमॉस्फेयर गर्म होगा, है ना। तो जो आपका सराउंडिंग है, अगर ये रूम है और आप यहाँ पे बैठे हैं, तो जो आपका सराउंडिंग है, आपको वो क्या होगा? आपको वो वार्म फील होगा, गर्म फील होगा, आपको गर्मी फील होगी। क्यों? क्योंकि फील होगी, हो या ना हो, क्यों होगी? क्योंकि जो आपको स्वेटिंग आएगी, जो स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, वो इवेपोरेट नहीं होगा आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी पे पड़ा रहेगा। क्यों नहीं होगा इवेपोरेट? जबकि जून में हो जाता है, क्योंकि जून में हवा जो होती है वो ड्राई होती है, तो अब्जॉर्ब कहाँ हो जाता है? एटमॉस्फेयर में, हवा में। यहाँ पे नहीं होता तो स्वेटिंग आपकी बॉडी पे रह जाती है, उस वजह से हमें जो है गर्मी ज्यादा फील होती है। राइट। तो ये होगी डेफिनेशन ह्यूमिडिटी, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो ह्यूमिडिटी होती कितने तरह की है? 3 टाइप की है: एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्पेसिफिक। दिस इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट फॉर अस। एब्सोल्यूट जब हम बात करते हैं एक्चुअल में कितने ग्राम पानी है, उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। एक कमरा है, उसका वॉल्यूम वो क्यूबिक मीटर में होगा, तो कितने ग्राम पानी है पर क्यूबिक मीटर, वो होती है उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और स्पेसिफिक में क्या है? कितने ग्राम पानी है और कितने किलोग्राम हवा है, ये थोड़ा सा है। तो ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। रिलेटिव, जहां पे आप कंपेयर करें, रिलेशन देखें। अब इसका मतलब क्या? सिंपल जो डेफिनेशन है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझने के लिए वो बेटर है। पढ़ने से खाली बात नहीं बनेगी। द परसेंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक चीज वो कह रहा है, टेम्परेचर अगर आप फिक्स कर दें, मान लीजिए एक रूम है आपके जहाँ पे आप बैठे हैं, वहां का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। लेटर से कितना है? लेटर से वो है 35 डिग्री। अब यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी है? आप अज्यूम कर लीजिए इसमें 100 ग्राम पानी आ सकता है, वाटर वेपर आ सकते हैं मैक्सिमम। और हैं कितने इसमें अभी? अभी इसमें है लेटर से 50 हैं। अब परसेंटेज वाले क्वेश्चन किए ना हमने मैथ में, तो उसको कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे। तो अगर मुझे परसेंटेज में बताना है तो कितने परसेंट ह्यूमिडिटी है, तो वही है कि 50/100। यही इसकी डेफिनेशन है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट। इसमें प्रेजेंट है कितना इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द फुल कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी? 100। तो कितना परसेंट हो गया? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 50%। और वैसे भी अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, 100 ग्राम उसकी कैपेसिटी है, 50 ग्राम उसमें है, तो ये क्या हो गया, आधा हो गया उसका। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 60 ग्राम है, 60 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो सिंपल इसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। जैसे यहाँ पे बताया हुआ कि अगर एक रूम है, यहाँ पे वाटर वेपर 0 है, तो कितना हो गया, 0%। जब उसकी कैपेसिटी कितनी है, फुल। या ऐसे कह लीजिए ये इसकी कैपेसिटी है इस पूरे रूम की, ये जो जितना ब्लैंक है ये सारा कैपेसिटी है। अब ये अगर आधा आपको भरा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी होगी, कैपेसिटी का आधा है तो 50% हो गई। कैपेसिटी का टू थर्ड, यानी कि टू कैपेसिटी का 75% उसमें पानी आ गया है, तो 75%, और जितनी कैपेसिटी उतना का पूरा पानी भर गया, तो क्या होगी, वो 100% उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जितनी कैपेसिटी है और जितना है उसका कंपैरिजन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बस इतना सा है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है कि जब आप बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। लिंक कैसे हैं कि जब अगर आप कहें रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो आपको क्या देखना पड़ रहा है, उसकी वाटर वेपर का वैल्यू, क्वांटम, क्वांटिटी कितनी है। अब यहाँ पे एक चीज, टेम्परेचर से उस पर अफेक्ट पड़ सकता है, कैसे। अब उसकी पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। आप ऐसे कीजिए, एक, आप कुछ भी जार लीजिए, उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए। अगर आप 1 लीटर ठंडा पानी लेते हैं, तो उसमें 1 लीटर ऑफ कोल्ड वाटर, तो उसमें कितने स्पून या कितने ग्राम आप शुगर ऐड कर सकते हैं, ऐसा सोच के आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए। और उसी को वैसे कीजिए, अब इसी को आप 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर लीजिए या हॉट वाटर लीजिए। अब इसमें जो शुगर है और नंबर 2 में जो शुगर है, किस में शुगर ज्यादा घुलेगी, किस में ज्यादा डिसॉल्व होगी, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए जी। हॉट वाटर सर। हॉट वाटर में होगी, क्यों। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, उसकी जो कैपेसिटी है गर्म करने से, कैरिंग कैपेसिटी शुगर कैरी करने की, वो इंक्रीज हो जाएगी, यही हम कह रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही है दलजीत। तो सेम होता है हवा के साथ। अगर हवा है, मान लीजिए यही है एक रूम है ना, उसकी कैरिंग कैपेसिटी जितनी भी है, अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रूम है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 ग्राम की। एक टेम्परेचर पे, यही क्या है उसने, एट अ गिवन टेम्परेचर, जितना भी अभी टेम्परेचर है उस टाइम उसकी कैपेसिटी, अगर अभी टेम्परेचर 35 डिग्री है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 ग्राम। अब अगर इसकी कैपेसिटी चेंज कैसे हो सकती है, दो तरीके हैं, या तो मैं पानी इसमें ऐड कर दूं 50 ग्राम और, तो 150 हो जाएगी। या दूसरा क्या है, मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं। चेंज क्या कर दूं, मैं इसका टेम्परेचर कर दूं 45 डिग्री, और एक है इसका टेम्परेचर मैं कम कर दूं 10 डिग्री, 25 डिग्री। अब दोनों में फर्क हो गया। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसकी जो कैपेसिटी है वाटर अब्जॉर्ब करने की, वो बढ़ जाएगी। पहले 100 ग्राम पानी टोटल आ सकता था, अब कितना आएगा, अब 150 ग्राम आएगा, क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है जी। तो कैपेसिटी बढ़ी है, पर जो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, उसकी अब कैपेसिटी कितनी है, 150, और पानी उसमें कितना है, हमने कितना लिया था यहाँ पे, 50 लिया है, तो यहाँ पे 50 है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी होगी ये, 3 से जाएगा, सो 33% रफली आप कह सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो गई। अब दोबारा देख लीजिए, अगर इसी का मैं टेम्परेचर 25 डिग्री कर रहे थे, तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी रह सकती है, आपने टेम्परेचर कम किया तो हो सकता है इसकी जो कैपेसिटी है वो अब 80 ग्राम की रह जाए, कैपेसिटी पर है कितना, 50 ग्राम। तो कंपेयर कर लीजिए कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टू द 8, 25, है ना। और ये कितने में जाएगा, दिस इज 50, 25, तो रफली आप कह सकते हैं 62% के करीब है। तो जो पहले 50 थी वो बढ़ जाएगी, मतलब अब, तो जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, कैपेसिटी कैपेसिटी कम हुई उसकी कैरिंग करने की, पर पानी उतना ही रहा। तो यानी कि दोनों का जो रिलेशन है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का,
वो इनवर्स है, उल्टा है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। कई बार हम देखते हैं कि गर्मी होती है और बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, बारिश नहीं होती है, राइट। जबकि बादल में क्या होता है, पानी होता है, वाटर वेपर्स होते हैं उसमें। अब बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि बारिश तब होगी जब उसकी जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगी। अगर वो बादल पूरा भर जाएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है एयर की, वो फुल भर जाएगा इसकी तरह, तो क्या होगा, बाकी वो बाहर, जितना एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर आ जाएगा या नीचे गिरने लगेगा इन फॉर्म ऑफ रेन। अब वो कब हो सकता है, या तो उसमें पानी और आ जाए बादल में, है ना, क्लाउड की जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाए, या टेम्परेचर कम हो जाए। अब शाम को और रात को टेम्परेचर कम होता चला जाता है। जब रात को टेम्परेचर कम होता है तो बादल की जो ह्यूमिडिटी है क्या होती है, टेम्परेचर कम हो बढ़ जाती है, तो वो 100% पे पहुंच जाती है, इसलिए बारिश हो जाती है ना। थोड़ा सा टेढ़ा है समझने में, बट उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस यहाँ पे सिंपल याद रखिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और जब न्यूज़ पेपर में आती है तो वो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही आती है। और इसको कैसे पहचानते हैं, इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं, क्योंकि जितनी भी हमने बात की, हमने परसेंटेज में बात की। हमने बोला 60%, 70%, 100%, तो ये परसेंटेज में ही काउंट होगी, नॉट इन ग्राम। जो मैंने ये बोला था, दिस इज इन ग्राम एंड दिस इज इन ग्राम पर ग्राम, और ग्राम पर मीटर, कुछ ऐसा, वॉल्यूम यानी कि वेट पर वॉल्यूम, ये नहीं है, परसेंटेज में है। अब इसी को आगे अगर बढ़े तो यहां से आ जाती है सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड क्या है, जब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो जाए, तो जो उसकी कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, वो पूरी क्या हो चुकी होती है, हवा सेचुरेट हो चुकी होती है। सेचुरेशन आ गया तो उसको हम कहेंगे जो एयर है वो सैचुरेटेड एयर है। इसका मतलब क्या है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, पूरा पानी आ गया, उससे ज्यादा वो पानी अब होल्ड नहीं कर सकते, है ना। अगर उससे कम है तो हम क्या कहेंगे कि अनसैचुरेटेड है। बस इतना ध्यान रखना इसमें, सैचुरेटेड एयर। और अगर सैचुरेटेड एयर है तो वहां से फर्दर एक पॉइंट बनता है, ड्यू पॉइंट। जब एयर सैचुरेटेड होगी तो क्या होगा, जितना भी थोड़ा सा भी पानी एक्स्ट्रा है वो क्या होना शुरू कर देगा, वो गैस फॉर्म से, यानी कि वो क्या था, वाटर वेपर है हवा में, वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, एक ड्रॉप की फॉर्म में आ जाएगा, जो आपको दिखता है कहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ओस पड़ी है, ड्यू। और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो सेचुरेशन आए, उसको कहा जाता है ड्यू पॉइंट। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एग्जाम्पल ऐसे है, एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आप रहते हैं, है ना, आपका सराउंडिंग हो गया, आपका घर, मोहल्ला, पार्क, जो भी है, कि वहां की जो कैपेसिटी थी वो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सॉरी, वो थी 80%। मैंने परसेंट में बोला, मैं सारा कुछ खत्म कर दिया, कैपेसिटी कितनी है कितना है, उसकी 80% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलरेडी है। अब क्या हुआ, टेम्परेचर रात को कम हो जाता है, और ऐसा कब होता है, सर्दियों में ज्यादा होता है, गर्मियों में कम होता है। तो जब टेम्परेचर इसका डिक्रीज करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर जब कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है, तो ये बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 से ऊपर तो होगी नहीं, तो मैक्सिमम 100 हो जाएगी। जब मैक्सिमम 100 होगी तो किसी टेम्परेचर पे होगी, जिस पे भी होगी उस टेम्परेचर को हम कहते हैं वो ड्यू पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में। अब जहां पे होगा वहां पे आपको नजर आएगा, हो सकता है वो सरफेस पे हो, मीन्स जमीन पे हो, कोई भी चीज पड़ी होती है उसके ऊपर हो जाता है, तो आपको, जैसे आप देखते हैं ग्राउंड में जाके, पार्क में जाके, घास पे ओस गिरी होती है, वो क्या होता है, गिरती नहीं कहीं से, वहीं से होती है। आपकी कार खड़ी है बाहर, आपका स्कूटर खड़ा है बाहर, बाइक है, तो उसके ऊपर भी आप देखते हैं पानी होता है, ड्रॉप्स होती है, वो क्या होता है, ड्यू है। तो वो ड्यू पॉइंट क्या हुआ, जिस टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, वो उसका ड्यू पॉइंट कहलाता है, राइट जी। इसीलिए देखिए कि गर्मी में ओस नहीं होती है, सर्दी में ज्यादा ओस होती है, सर्दी में अक्सर रोज ओस होती है ना। बस इतना ध्यान रखना है। फिर आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो आपको पता ही है, इवेपोरेशन क्या होता है, जब पानी है वो लिक्विड स्टेट में होता है,
जब लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। और कैसे होता है, इसके लिए आपको चाहिए हीट, गर्मी। बिना हीट के ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप गैस पे पानी रख दीजिए, वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा, बॉईल करने के बाद अगर आप फिर भी गैस चला के रखेंगे तो देखेंगे 1 घंटे बाद वो पानी कम हो चुका हो। कहाँ गया, जो पानी था लिक्विड फॉर्म, यहाँ से जो लिक्विड था वो गैस बन के कहाँ चला गया, स्टीम बन के, जिसको आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में चला गया। सो दिस इज द इवेपोरेशन। अब यहाँ से बस एक चीज याद रख लीजिए कि जब इवेपोरेशन हुई, किस वजह से हुई, हीट की वजह से हुई। हीट आई है, कहाँ से आई, नीचे आपने हीट डाली इसमें, तभी वो हुआ। इसका मतलब जो हीट है वो कहाँ से चली गई, पानी में। और जो स्टीम निकल रही है उसके अंदर हीट ट्रैप है, और ये ऊपर जाके क्या चलता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके इसका क्या बन जाता है, क्लाउड। इसका मतलब वो हीट उस क्लाउड के अंदर ट्रैप हो जाती है। और ऐसी हीट को आपने साइंस अगर पढ़ी है तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब छिपी हुई हीट, है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज तो एक तो टेम्परेचर है, दूसरा जब आप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो जो विंड है, हवा है, वो बहुत अफेक्ट करती है इवेपोरेशन को। जितनी हवा ज्यादा चलेगी उतना पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा। और उसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, जो आप कूलर देखते हैं, जब कूलर चलाते हैं उसके पीछे हम क्या भरते हैं, पानी भर देते हैं, वो पानी खत्म हो जाता है, जबकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी जो हम भरते हैं कूलर में वहीं से मोटर से ऊपर जाता है और वापस नीचे गिरता है, तो एक साइकिल में रहता है वो। तो वो खत्म कहाँ हो जाता है, वो ये है कि जो वहां पे हवा चल रही है उस वजह से वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होगा तो वहां की वो हीट अब्सॉर्ब कर लेगा, उस वजह से कूलर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और वो हवा आगे की तरफ आती है। जब वो आगे की तरफ आएगी तो क्या होगा, आपको ठंडी ठंडी हवा नजर आएगी, आप फील करेंगे। इसीलिए जो कूलर है वो ठंडी हवा देता है, और जो फैन है आपका, सीलिंग फैन है या फराटा फैन, वो ठंडी हवा नहीं देता है। सो कॉन्सेप्ट क्या है, इवेपोरेशन का है। ठीक। उसके बाद इवेपोरेशन का अगर उल्टा कर दीजिए, वो होता है कंडेंसेशन। कि जब गैस फॉर्म से कोई चीज गैसेस फॉर्म से किस में आ जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए। जैसे पानी है, वाटर वेपर है, वो वाटर बन जाए तो वो क्या बन गया, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। एग्जाम्पल, जैसे हमने ड्यू की बात की, जो ओस है कहाँ थी, एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर में क्या थे, वाटर वेपर, जो आपको नहीं दिखते हैं, अब्जॉर्ब हो चुके हैं। कंडेंस होके क्या बन जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सरफेस के ऊपर पानी के ड्रॉप्स के रूप में है वो। अब क्या बन गया वो बन गया आपका ड्यू। तो हुआ क्या था एक्चुअली, वो कंडेंसेशन हुई है। तो क्लाउड्स बनते हैं आपके इवेपोरेशन से, और ये बन रहा है ड्यू कंडेंसेशन से। अब यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, वहां पे हीट अब्जॉर्ब हुई थी इवेपोरेशन में, यहाँ पे जितने हीट वाटर वेपर ने ट्रैप की थी, जब वो बना था, बादल बने तो उसमें हीट ट्रैप हुई। जब वो दोबारा से पानी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हीट का लॉस होगा, हीट निकलेगी वहां पे। इसलिए कहा जाता है जब स्नोफॉल होता है कहीं भी, तो उसके बाद वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब स्नो मेल्ट होती है, वो इसीलिए होती है, और टेम्परेचर बढ़ता है कि स्नो थी, जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगी तो जिस वजह से, जिस हीट से वो बनी थी, जितनी उसमें हीट ट्रैप हुई है, वो रिलीज हो जाएगी और वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। अब कंडेंसेशन कितने तरह की होती है, कितने टाइप की आप कह सकते हैं। अब दो तरह से देख सकते हैं, एक वो, अगर कंडेंसेशन हो और टेम्परेचर कितना हो, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो, और दूसरी जब कंडेंसेशन है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर हो। तो दो कंडीशन है, दोनों में अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि वो वाटर वेपर है, और वो जब कन्वर्ट होगा किस में, दो तरह से कन्वर्ट हो सकता है, कि अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है तो वो सीधा सॉलिड में होगा, आइस क्रिस्टल्स बनेंगे। नहीं तो अगर ऊपर है तो वो लिक्विड में होगा, पानी की ड्रॉप बनेगी। ठीक है। अब सॉलिड की एग्जांपल क्या है, जो फ्रॉस्ट है, इसको कहते हैं ना कोहरा, पाला, है ना। पेड़ों के ऊपर ड्यू नहीं होती या फॉग नहीं होती, क्या हो जाता है, वो फॉग की बजाय आइस के क्रिस्टल्स जम जाते हैं हवा में, स्नोफॉल होता है। और कुछ क्लाउड्स ऐसे होते हैं जिसमें पानी की जगह, वाटर वेपर की जगह आइस क्रिस्टल्स होते हैं।
जैसे साइरस क्लाउड्स। तो ये एक तरह की कंडेंसेशन है। दूसरी क्या है, जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगा कि वो स्नो में या आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे ड्यू है यानी कि ओस है, फॉग हो गया धुंध पड़ती है, क्लाउड है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, कंडेंसेशन की। तो ये ध्यान रखिए कि कंडेंसेशन की एग्जाम्पल्स क्या हैं, राइट। उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ इतना है, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, वो वाटर वेपर से, वाटर वेपर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बस उसको तो हम कह रहे हैं कंडेंसेशन। जब ये चीज हवा में हुई, ठीक है, और लिक्विड जो है वो नीचे गिरने लग जाए जमीन पे, कि यहाँ पे आपकी जमीन है और ऊपर से जो लिक्विड है वो नीचे गिरने लग जाए, तो कंडेंस होके उसका जमीन पे गिरना किस वजह से गिरेगा, ग्रेविटी खींचती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन हो रही है। अब प्रेसिपिटेशन ये टेक्निकल टर्म है, ज्योग्राफी में हम यूज करते हैं, साइंटिफिक टर्म है। अदरवाइज आम भाषा में हम कहते हैं बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। सो बारिश क्या है, प्रेसिपिटेशन है। स्नोफॉल क्या है, प्रेसिपिटेशन है। कि जब कंडेंसेशन हमने दो तरह की पढ़ी थी ना, लिक्विड या स्नो, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जब वो नीचे गिरेगी, तो स्नोफॉल हो या रेनफॉल हो, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। बस इतना होता है, उसके अलावा और एग्जांपल है वो यही है, जैसे स्नो है ये एग्जांपल हो गई, रेन है एग्जांपल हो गई, उसके अलावा हेल, तो ये क्या है, उसी के एग्जांपल है, कोई फर्क नहीं है, स्नो और हेल ऑलमोस्ट सेम सा कह सकते हैं। और एक फ्रीजिंग रेन जिसको बोलते हैं हम स्लीट, ठीक है। हेल आपको पता है सभी को, ओले पे आ जाना, गड़े पे आ गए, वो क्या है। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, स्नो है, स्लीट है, हेल है, ये और रेन, चारों क्या है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। अब रेनफॉल जो है वो एक तरह का प्रेसिपिटेशन है। फर्दर जो रेनफॉल है वो भी कई तरह की होती है। जी किसी को आइडिया है कि बारिश कितने तरह की होती है, यहाँ जो लिखा है या उसके बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को, बारिश कितने तरह की होती है, हमें तो बारिश बारिश लगती है। एनी आइडिया। जी, कैन यू हियर मी। केतन जी क्या कह रहे हैं। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बता देता हूँ। एक्चुअली बारिश होती कैसे है, मीन्स रीजन क्या है। अगर रीजन को देखें तो उस हिसाब से तीन तरह की बारिश होती है। हमारे लिए बारिश बारिश है, पर एक्चुअल में बारिश हुई किस वजह से, उस वजह से उसको हम कन्वर्ट डिवाइड कर देते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होती है ओरोग्राफिक, एक होती है साइक्लोनिक। जो हम देखते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है, जैसे मानसून अभी आया हुआ है, ये मानसून की बारिश है, तो जो मानसून की बारिश है वो होती है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक का मतलब हम समझ लें, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, पहाड़, है ना। अगर इन तीन डायग्राम को देखें तो तीनों से आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे सबसे पहला इसको समझते हैं, कन्वेक्शनल को। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, कन्वेक्शन अगर आपको पता हो, हमने एक चीज बात की थी कि जब हवा चलती है, अगर वो चलती है ऐसे हॉरिजॉन्टली जमीन के साथ साथ, उसको बोलते हैं विंड। पर अगर वो जमीन से ऊपर की तरफ चले, तो याद है किसी को क्या बोलते हैं उसको, फिर उसको बोलते हैं करंट, ठीक है। फिर हमने एक चीज और बोली थी कि जो एटमॉस्फेयर हमारा वो गर्म कैसे होता है, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो ये वही वाला कन्वेक्शन है, जब कन्वेक्शन की वजह से आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाए और हवा ऊपर की तरफ चलने लगे, ठीक है, तो क्या चल रहा है, कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए यहां से ऊपर क्या जा रही है, वार्म एयर, यहां तक तो समझ आ गया सभी को।
जब ऊपर गर्म हवा जा रही है तो आपको ये भी पता है कि जो गर्म हवा, उसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर कैरी करने की, वो काफी ज्यादा होती है। तो इस एरिया में जितना मॉइस्चर होगा, पानी होगा, वो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन हो गई। अब वो ऊपर जाएगा तो वहां क्या बनेंगे उसके, वो ऊपर जाके ठंडा होगा और उसके क्लाउड बन जाएंगे। ये भी आपको पता है। जब क्लाउड बनेंगे तो क्या होगा, वो हवा की वजह से प्रेशर जो नीचे से आ रहा है, करंट का जो प्रेशर, कन्वेक्शन करंट का, वो ऊपर की तरफ राइज करेंगे। और एक हाइट पे जितना ऊंचा जाएंगे, टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा। अब हमें ये भी पता है, जब टेम्परेचर कम होगा तो जो ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाएगी, इतनी कि वो 100% हो जाएगी। तो जिस या जब भी वो 100% होगी, अचानक से बारिश शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कई बार गर्मियों में जब मानसून नहीं आता होता है, गर्मियां हैं तो इसका मतलब गर्म हवा चलेगी, और जो गर्म हवा कहाँ जाएगी, वो ऊपर इवेपोरेशन करेगी। वो इवेपोरेशन क्या करेंगे, वो ऊपर जाके कंडेंसेशन करेंगे। और जब कंडेंसेशन होती है, जिसको मैंने कहा था फॉग, क्लाउड, तो ये क्या है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हो गई। और कंडेंसेशन से क्या होगा, हवा से बादल और ऊपर जाएंगे, वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां पे टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ जाएगी, 100% हो जाएगी। जब वो 100% हो गई तो पानी नीचे गिरेगा, जिसको हमने अभी ये नाम दिया था प्रेसिपिटेशन। और रेनफॉल क्या है, वो एक तरह का प्रेसिपिटेशन है। तो इस तरह से जो बारिश होगी उसको कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसका मतलब ये बारिश कब होती है ज्यादा, ये गर्मियों में बारिश होती है। जब मानसून ना हो, ना सर्दियां हो, और मानसून है नहीं, गर्मियों में बारिश कब होगी, या जैसे भी होगी वो क्या होगी, उसको कहेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ये कभी कभी होती है, रेगुलर नहीं होती है। रेगुलर कहाँ पे होती है, वो एरियाज जहाँ पे पानी बहुत सारा हो, समंदर हो। और दूसरा, वहां पे क्या होना चाहिए, वहां गर्मी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे जो अर्थ है वहां, जैसे इंडोनेशिया कंट्री है, वो सेंटर में है अर्थ के, 0 डिग्री पे, इक्वेटर पे। तो वहां का जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा क्या है जी, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब वो इस वाले डायग्राम पे आ जाइए, सेकंड वाले पे। इस पिक्चर में देखिए आपको क्या दिख रहा है, इसमें ओरो का मतलब है पहाड़। तो वो बारिश जो पहाड़ की वजह से हो, पहाड़ की वजह से कैसे हो, पहाड़ जो है, माउंटेन जो है, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं बादलों के चलने में। अब ऐसे मान लीजिए कि इधर क्या है, ओशन है, समंदर है, इधर से हवा आ रही है, और जो समंदर वो ज्यादा थोड़ा सा गर्म होता है लैंड के मुकाबले, विंटर्स में भी। समर में तो उसका अलग ही टेम्परेचर रहता है। अब यहाँ पे अगर क्लाउड है, अब वो कहाँ पे आया, लैंड की तरफ आया, जमीन की तरफ आया, और वहां पे क्या है, वहां पे पहाड़ है, तो वो उसको रोक लेगा। पर किसको रोकेगा, बादल को रोक लेगा, क्लाउड्स रुक जाएंगे, नॉट द विंड। हवा चलेगी, हवा कहाँ चलेगी, हवा यहाँ से आ रही थी, वो स्लोप के साथ ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देगी। पहाड़ पे हवा ऊपर की तरफ चल देगी, हवा का क्या है ना। जब ऊपर जाएगी तो वो क्लाउड को भी यहाँ से ऊपर की तरफ उठा के ले आएगी। जब ऊपर उठा के ले आएगी, तो जो कॉन्सेप्ट हमने ओरोग्रा कन्वेक्शन रेनफॉल में लगाया कि हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होते ही क्या हुआ था यहाँ पे, उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी। और टेम्परेचर कम हुआ, ह्यूमिडिटी बढ़ी, अब क्या होगा, बारिश, प्रेसिपिटेशन हो गया। तो पहाड़ के इस तरफ बहुत सारी बारिश होती है। इसीलिए देखिए बॉम्बे में बहुत सारी बारिश होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे माउंटेन है। जब क्लाउड आते हैं तो माउंटेन क्लाउड को रोक लेते हैं। जब वो इसको क्रॉस करेगा, हवा वापस नीचे चली जाएगी। हवा नीचे गई, अब यहाँ एक देखिए, यहाँ पे जो एरो है इसका कलर रेड है, और यहाँ पे ब्लू है। इसका फर्क इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है टेम्परेचर की। यहाँ पे रेड है मतलब हवा गर्म है, ऊपर हुई हवा ठंडी हुई, हवा ठंडी हुई तो बारिश होनी स्टार्ट हो गई। जब वापस नीचे हवा आई तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था। जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं पहाड़ से तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोबारा से वही होगा कि ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो बारिश यहाँ बंद हो जाएगी। इसलिए यहाँ शेडो लिखा है, रेन शेडो। रेन शेडो का मतलब यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, होती है तो बहुत मामूली सी होती है, नाम मात्र होती है, अदरवाइज होगी नहीं। तो यहाँ पे जो बारिश है वो किस वजह से हुई, इस माउंट की वजह से हुई। अगर ये माउंट ना होता तो बारिश ना होती। और इसीलिए आप देखिए सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, जहाँ पे माउंटेन है इंडिया में, जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं। जैसे आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
और वो आपका आपने मौसिन राम सुना है, चिरापुंजी सुना है, असम वाले एरिया में, मेघालय वाले एरिया में, वहां तो 6 6 महीने बारिश होती है और बहुत जबरदस्त होती है। और हर साल आप सुनते हैं कि असम में अभी भी फ्लड आया हुआ है, आपको पता होगा। फिर जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है, मुंबई गोवा वाला एरिया, वहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, केरला में बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। तो ये जितनी बारिश है इसको हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो है साइक्लोनिक या फ्रंटल। ये हमारे यहाँ पे बहुत कम होती है। जब तूफान से जो बारिश होती है उसको कहते हैं साइक्लोनिक, या तूफान आ रहा होता है तो उसमें जो बारिश होती है, वैसे वो कुछ नहीं होती, तो वो यहाँ पे हमारे यहाँ तो होती है कन्वेक्शनल। पर जैसे यूरोप है, अमेरिका है, वहां जो बारिश है साइक्लोन की वो थोड़ा सा अलग है। अब उसका तरीका देखते हैं, है क्या कारण क्या है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें लिखे, कूल एयर और वार्म एयर। इंडिया में एक्चुअली गर्मी है तो यहाँ पे सारी हवा गर्म होती है। अमेरिका है ना, यूरोप है, इन वाले एरिया में। अब हमने ये देखा जो अर्थ है उस पे जो ये पार्ट है, यहाँ पे तो गर्मी है और यहाँ पे क्या है, ठंड है ना। ये इलाके ठंडे हैं, कोल्ड एरियाज हैं, फ्रिजिड जोन है। तो जब ऊपर से हवा नीचे की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो एक तरफ से हवा गर्म आ रही है, एक तरफ से हवा ठंडी आ रही है। और वो आपस में क्या कर रही है, यहाँ पे बस वही दिया हुआ है कि वो दोनों आपस में टकरा रही हैं। तो जहां पे भी आके वो टकराएंगी, हम हवा को यहाँ हवा नहीं बोलते, इनको बोलते हैं एयर मास। हवा के मास हैं, बहुत बड़े बड़े हवा के ये बलून है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से चल रहा है, ये सारा। जब ये आके ऐसे टकराता है तो जहां दोनों ज्वाइन करते हैं, ये जिस फ्रंट पे, उसको फ्रंट ही बोलते हैं। अब एक चीज सोचिए, जो गर्म हवा है इसके अंदर क्या हो सकता है, वाटर वेपर हो सकते हैं, गर्म है। जो ठंडा, इसके अंदर वाटर वेपर नहीं होगी। पर जब ये गर्म हवा इस ठंडी हवा की वजह से ठंडी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गर्म हवा थी और ऊपर से ठंडी हवा आ गई इसके साथ कांटेक्ट में ही, तो जहां जहां कांटेक्ट में वहां वो कूल होती चली जाएगी। कूल होगी तो क्या होगा, इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी H2O यानी कि पानी है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाटर वेपर में। पहले तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर वो क्लाउड बनाएगा, और फिर क्लाउड बना के क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पे दो एयर मास के मिलने से बारिश हुई है। एयर मास के मिलने से क्या बना है, फ्रंट बना है। ये जो एरिया जहां पे दोनों एयर मास मिलते हैं, इधर से कोल्ड और इधर से वार्म, इसको फ्रंट बोलते हैं। तो ये जो बारिश हुई इसको हम कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल या साइक्लोनिक रेनफॉल, क्योंकि साइक्लोन इसी से बनते हैं, राइट। तो तीन तरह की बारिश है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, क्वेश्चन आता है, वो है ओरोग्राफिक। कन्वेक्शनल कब होती है, ये गर्मियों में होती है जी। साइक्लोनिक सर्दियों में भी होती है, राइट। तो इस चीज को ऐसे समझना है हमें। अब ये कन्वेक्शन जो मैंने यहाँ पे सिर्फ दे दिया कि कन्वेक्शन को जो मैंने समझाया वही दिया हुआ, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक, राइट जी। एनी डाउट। ओके, चलें आगे। अब जो फ्रंट की हम बात कर रहे थे अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि यहां से हम क्या समझेंगे, दो चीजें समझेंगे, साइक्लोन को समझेंगे एक्चुअली। फ्रंट क्या है, जब दो अलग अलग एयर मास, हवा के दो मास हैं, एक हवा का ये ठंडा और एक हवा का गर्म मास, जहां पे दोनों मिले, जो बाउंड्री है उनकी, ये वाला जहां दोनों आके मिले, ये वाला जहां दोनों की बाउंड्री है ना, तो उसको बोलते हैं फ्रंट। और ज्यादा किस एरिया मिलेगी, 30 डिग्री से लेके 65 डिग्री, क्योंकि ये वो एरिया है जहां ऊपर से ठंडी हवा आ रही होती है और नीचे से गर्म हवा आ रही होती है। पूरी अर्थ की बात हो रही है ये। तो उस एरिया में फ्रंट ज्यादा बनेंगे। ठीक है, कितनी तरह के होते हैं फ्रंट, कोल्ड फ्रंट होता है, वार्म फ्रंट होता है, ऑक्लूडेड होता है और स्टेशनरी। दोनों एक ही चीज है ना, जितनी भी चारों चीजें दो से बने, कोल्ड और वार्म से सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो इतना कि अगर एक ठंडी हवा है, वो तो एक जगह रखी हुई है, एक जगह है बैठी हुई है, वो वार्म एयर दूसरी तरफ से आई और उसके ऊपर ऐसे ग्लाइड कर गई, क्योंकि गर्म हवा चल रही है और वो ठंडी होती है तो ऊपर रहेगी, और ठंडी हवा भारी होती है इसलिए वो नीचे बैठी रहेगी। अब यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, वार्म एयर, तो इसको वार्म फ्रंट का नाम दिया जाएगा। अगर गर्म हवा वहीं पे एक जगह टिकी हुई है और उधर से कोल्ड एयर आई और उसके नीचे पेनिट्रेट कर गई वो, तो उसको नाम देंगे हम कोल्ड फ्रंट का। है दोनों
जगह सेम ही चीज की, एक में वार्म एयर और कोल्ड एयर, पर फ्रंट अलग अलग बन गए। डिपेंड करता है एक्टिव कौन है, राइट। और एक क्या है, स्टेशनरी, जब दोनों एक जगह टिके हुए हैं कि इधर से वार्म एयर इधर से कोल्ड एयर कोई नहीं चल रहे हैं, बस वो टिके हुए हैं, तो वो है स्टेशनरी। ऑक्लूडेड, जब ठंडी हवा आई और पूरा उसके नीचे से क्रॉस कर गई, वार्म एयर ऊपर आ गई है और नीचे ठंडी हवा है, इसको कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोल्ड और वार्म एयर, कोल्ड और वार्म एयर फ्रंट क्या होते हैं, बस ये दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम समझ भी लेंगे अभी, क्योंकि इससे क्या होते हैं साइक्लोन। अब साइक्लोन दो तरह के हैं, एक तो वो जो हमारे इंडिया में आते हैं, दूसरे वो जो अमेरिका में आते हैं। दोनों में नाम तो दोनों की साइक्लोन है ना, पर वहां पे टाइफून बोल देते हैं, कोई हरिकेन बोल देते हैं, हम यहाँ पे साइक्लोन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली बोलते हैं। तो हर जगह अलग अलग कुछ ना कुछ बोला जाता है। एनी हाउ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने शायद, यस, इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक हो गया, वहां पे आप इसको टाइफून भी बोलते हैं। अब एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब जो इंडिया में है। इंडिया कहाँ पे है, ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स का मतलब क्या है, अब दोबारा से मैं याद कर दूं अगर आप भूल गए हैं, कि अर्थ पे हमने तीन जोन लिए थे, 1, 2 और 3। ये कौन सा जोन था, ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन। ये कौन सा था, टेम्परेट, याद आ जाएगा अभी आप लोगों को। और ये कौन सा था, फ्रिजिड। ठीक है जी। तो जो इस एरिया में साइक्लोन आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो इस एरिया में आते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, या इन्हीं को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। एरिया का फर्क है। अब जब एरिया का फर्क है तो इसका मतलब क्या होगा, साइक्लोन का भी फर्क है। तो पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की, फिर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा या टेम्परेट साइक्लोन की, है ना। अब ये क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन, तूफान क्या होता है, सिंपल सी बात है, समझिए तूफान क्या होता है। तूफान कुछ नहीं है कि जो आपकी हवा है जब वो हाई स्पीड से चलती है और सर्कुलर मोशन में हो, साइक्लिक मोशन में हो, तो एक तरह का एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस है। अब ये बनता कैसे है, सिंपल सा इस डायग्राम को समझिए फिर हम बात करेंगे। अब इस डायग्राम में क्या है कि जब कभी ओशन के अंदर, जमीन की बात नहीं हो रही है ये, सिर्फ क्योंकि सिर्फ ओशन पे ही बनते हैं, समंदर में ही बनते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। जब यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, जो हवा वो गर्म होके ऊपर की तरफ चलेगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर एरिया, क्योंकि यहाँ की हवा तो गायब हो चुकी है, कहाँ चलेगी ऊपर। तो एरिया खाली हो गया, खाली मतलब लो प्रेशर हो गया। जब इस एरिया में लो प्रेशर होगा तो जो आजू बाजू वाला एरिया है वहां पे क्या होगा, वहां पे उतनी गर्मी नहीं होगी, वहां पे होगा रिलेटिवली हाई प्रेशर। अगर हम सोचें कि हाई प्रेशर नहीं भी है, तो ये मान लीजिए अगर यहाँ पे जो हवा है वो ऊपर चलेगी तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, आजू बाजू तो बचेगा। तो अब ऐसे कंपेयर कीजिए कि यहाँ पे थोड़ी सी हवा है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है ना। तो अब क्या होने वाला है, लो प्रेशर की तरफ हवा हमेशा भागती है, तो चारों तरफ से हवा इस तरफ बीच में आना शुरू होगी। अब एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स, एक फोर्स है कॉरियोलिस फोर्स। ये फोर्स की वजह से क्या होता है, जो हवा है वो सर्कुलर मोशन में आ जाती है ऐसे। जो यहाँ पे हवा है वो घूमना शुरू कर देगी, और जब हवा पूरा घूमना शुरू कर देगी तो क्या होगा, यहाँ की सारी हवा किस उसमें आ गई, सर्कुलर शेप में। तो ये एक साइक्लोन का जो रूप है वो ले लेती है, और ऐसे एक साइक्लोन डेवलप हो जाता है। कंडीशन क्या है कि जो ओशन का टेम्परेचर 26 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, तो ऐसे साइक्लोन डेवलप होता है जी। दिस इज द एग्जांपल, ये सैटेलाइट की इमेज है कि साइक्लोन आपको कैसे नजर आ रहा है, ऐसा देखिए, राइट। तो ये साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं हमारे इंडिया में, और यहां से वो चलते हैं किधर, इस तरफ चलेंगे, ताकि जब आप कहते हैं कि कोस्ट पे साइक्लोन आ गया। इसमें एक चीज देख लीजिए, जो इसका स्ट्रक्चर है साइक्लोन दिखने में कैसा है। अब यहां से देखिए इसमें क्या है, ये सर्कुलर है। अब यहाँ पे लकीरें आपको नजर आ रही हैं, ये क्या है, क्लाउड्स हैं बेसिकली।
तो लाइन है ये, तो इसका मतलब ये वो एरिया जहां से लो प्रेशर बना था, हवा ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर से इधर की तरफ आ रही है, और यहाँ हवा घूम रही है। जो ये बादल देखे थे हमने, भी बैंड्स जो देखे हैं पीछे, ये वाले, ये वाले, ये वाले जो हैं, ये वॉल है किसकी? ये क्लाउड्स के बैंड या वॉल हैं ये वाले। फिर एक आगे एक पीछे, तो सारे तरफ हैं, इधर भी हैं। अब यहाँ जो बीच में गैप है, ये वो है जहां पे प्रेशर बिल्कुल लो होता है, और इसको हम बोलते हैं यहाँ की, ये इसकी आंख है, आई है जी ये। तो ये जो साइक्लोन है, इनकी एक आई होती है जहां पे प्रेशर बिल्कुल लो होता है, तो वहां पे ना हवा चलेगी तेज, कुछ नहीं होगा, सन्नाटा होगा। जबकि इस सारे एरिया में जहां पे ये क्लाउड्स वाली बारिश हो रही है, वहां पे बहुत हाई स्पीड विंड चलेंगी। तो अगर हम बात करें क्लाउड साइक्लोन की, साइक्लोन में होता क्या है? साइक्लोन में सिर्फ हाई स्पीड विंड चलती है, हाई स्पीड विंड चलती है। नंबर टू, हैवी रेनफॉल होती है। ये दो चीजें हैं। और इस साइक्लोन की एक खास बात होती है कि जब ये, अगर इसको देखें डायग्राम को, ये कहाँ पे बन रहा है? समंदर के अंदर। तो पहली बात तो यह है कि ओशन में ही बनेगा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सिर्फ और सिर्फ ओशन में बनेगा, और जैसे ही ये ओशन से जमीन पे आएगा, उसके बाद ये डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो डेवलप हुआ था पानी की वजह से हुआ था, हीट वहां पे थी। जैसे जैसे ये ओशन से लैंड की तरफ आया, पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, पानी की सप्लाई बंद हुई तो साइक्लोन भी बंद हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया है इसमें। दूसरे हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिनको हमने नाम दिया टेम्परेट, क्योंकि वो टेम्परेट वाले एरिया में होते हैं। ठीक है। तो ये भी उसी की तरह है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, करीब 2000 किलोमीटर तक होते हैं। ठीक है। अब ये किस वजह से होते हैं? ये एयर मास के बनने से, दो जब एयर मास जुड़ते हैं, फ्रंट बनते हैं, तो ये इस डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अभी हम फ्रंट बना रहे थे, अब इधर से क्या रहे, कोल्ड एयर, और इधर से वार्म एयर है। अब दो एयर मासेस एक दूसरे के पास आए हैं। अब यहाँ क्या होगा? अब इधर को कोल्ड एयर मास है और इधर वार्म, तो ये क्या होगा? ग्रेजुअली दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे। तो एक इधर से पुश कर रहा है और ये उधर से पुश कर रहा है। तो एक तरफ कोल्ड फ्रंट होगा, एक तरफ वार्म फ्रंट। उसकी जरूरत नहीं है, इतना समझ लीजिए कि उसकी शेप कैसे हो गई, ये ऐसी हो गई। वार्म ने इसको पुश किया, कोल्ड ने इसको पुश किया, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, और जितना जितना पुश करते जा रहे हैं वो उतना उतना आगे बढ़ी जा रहा है। इधर से बढ़ रहा है, ये इधर से आगे बढ़ रहा है। तो जहां जहां दोनों ज्वाइन करते हैं, वहां वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? क्लाउड्स। क्लाउड्स। तो यहाँ पे तो अभी बादल बन गए और बारिश स्टार्ट हो जाएगी। पर ये कंटिन्यूस आगे मूव करेगा और ग्रेजुअली किस शेप में आ जाएगा? ये इसको पुश करते करते, ये इसको पुश करते करते, ये सर्कुलर जो है शेप ले लेगा, और एक पूरा साइक्लोन जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? सबसे पहला फर्क तो ये है कि ये लैंड मास या ओशन दोनों जगह पे कहीं भी बन सकता है। पहला फर्क तो ये है। ठीक है। क्योंकि जो वो वाले साइक्लोन है कौन से, ट्रॉपिकल, वो सिर्फ कहाँ बनते हैं? ओशन पे। दूसरा, ये किस वजह से बन रहे हैं और वो किस वजह से? ये बन रहे हैं एयर मास से। दो एयर मास अगर मिलेंगे तो साइक्लोन जो है टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वो बनेगा। वो कैसे बन रहे थे? लो प्रेशर एरिया बन रहा है, किस वजह से? हीट की वजह से। यहाँ पे लो हाई प्रेशर एरिया अलग से नहीं बन रहा है, यहाँ पे एयर मासेस आ रहे हैं, है ना? तो ये फर्क है मेजर। फिर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो छोटे होते हैं, छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो बनते हैं और जल्दी ही डेड हो जाते हैं। वो एक दिन के लिए होंगे, मैक्सिमम 2 दिन के लिए, बस उसके बाद नहीं है। जैसे ही हमने बात की कि साइक्लोन चलेगा और वो कहाँ पे आएगा? लैंड मास पे आएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ट्रॉपिकल की। पर ये जो है, ये क्या होते हैं? ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, लॉन्गर पीरियड तक रहते हैं। कई बार होता है ये एक एक वीक तक टिक जाते हैं, क्योंकि इनको नहीं जरूरत है कि पानी की सप्लाई चाहिए, कुछ और चाहिए। ओशन पे बने हैं तो ओशन पे तूफान आता रहेगा बहुत दिन तक। अगर ये बने हैं आपके कहिए
लैंड पे तो लैंड पे चलता रहेगा, तो इनको ज्यादा फर्क नहीं है ना। तो ये इनमें मेजर फर्क है। फिर साइज की बात करें, डिस्ट्रक्शन की बात करें, डिस्ट्रक्शन जो इनमें बहुत ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में टेम्परेट में कम होता है। इनका साइज जो है ट्रॉपिकल का, जो इंडिया में आते हैं उनका कम होता है। जो ये वाले हैं द सो कॉल्ड टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, इनका साइज बहुत बड़ा होता है ना। तो इतना सा फर्क है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक क्या, थोड़ा सा आगे भी गए हैं, और हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में पता होनी चाहिए। सो हमने क्या क्या बातें की, हमने बात की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, हमने बात की है कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है, हमने बात की कंडेंसेशन क्या होती है, हमने बात की कि रेनफॉल कितने टाइप की होती है, हमने बात की एयर मास क्या होता है, हमने बात की साइक्लोन्स की, दो तरह के साइक्लोन की हमने बात की है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है। दोनों का फर्क है, बस उतना सा ध्यान रखने, और कुछ नहीं है जी। जी अब बताइए, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर क्वेरी। राइट, दिस इज व्हाट आई हैड टू डिस्कस विद यू गाइस। जी, एनी डाउट और क्वेरी? ऑल राइट, देन थैंक यू सो मच।